Hello class, today we will do chapter 17 forests are lifeline यानी जंगल जो कि हमारी ज़िंदगी हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से फॉरेस्ट हमारे लिए हमारी लाइफलाइन है। In ancient times, India had vast forests. Increase in population and the alarming rate at which trees are being cleared for human use have greatly reduced the forest cover. अगर हम पिछला समय याद करें हमारे इंडिया में तो बहुत सारे ऐसे जंगल थे जो हमारे इंडिया में थे, अच्छे खासे जंगल हुआ करते थे। पर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ हमने अच्छे खासे रेट से पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। It is important to understand that the survival of animals, including humans, is dependent on forest. पर हमारे लिए फॉरेस्ट काटने के अलावा ये सोचना बड़ा ज़रूरी है कि अगर हम ये फॉरेस्ट काट देंगे तो एनिमल्स, ह्यूमंस, इवन प्लांट्स कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। This is a poem written by a student of your age. It tells you why forests are our lifeline. Read the poem and answer the questions that follow. तो एक बार इस पोएम को चलिए पढ़कर देखते हैं। So let's start with the poem. What is a forest? I am sure you would like to know. तो इसमें जो पोएट है वो पूछ रहा है कि आप जानते हो फॉरेस्ट क्या है? अगर नहीं जानते हो तो ज़रूर जानना चाहोगे कि क्या है। It's a place where animals live and plants and trees grow. तो ये वो जगह है जहाँ पर जानवर रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर प्लांट्स और ट्रीज ग्रो करते हैं। It's got birds, amphibians and mammals, reptiles, insects and fish. There are many kinds of fruits which make a lovely dish. तो ये बड़ा ही राइमिंग सा लगा मुझे तो, फिश डिश। तो पोएट है वो ये कह रहा है कि ये एनिमल्स का घर है, ये ट्रीज़ का घर है, ये प्लांट्स का घर है, ये सब यहाँ पर रहते हैं। कहाँ पर? फॉरेस्ट पर। तो फॉरेस्ट में आपको बर्ड्स भी मिलेंगी, मैमल्स भी मिलेंगे, इंसेक्ट्स मिलेंगे, फिशेस मिलेंगी, इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स मिलेंगे। There are millions and millions of species of animals, plants and trees, but they are all disappearing. They need your help, please. मिलियंस यानी कि लाखों लाखों करोड़ों हमें स्पीसीज देखने को मिलती है जंगलों में, पर धीरे धीरे ये सब गायब हो रहे हैं और हमसे मदद मांग रहे हैं। The animals live in the forest over 1 million kinds. When the trees go, so do they. So don't just act as if you are blind. तो जैसे जैसे आप ट्रीज काटोगे वैसे वैसे आप एनिमल्स को भी ख़त्म कर रहे हो, और आप एनिमल्स को भी ख़त्म कर रहे हो, आप पेड़ों को भी ख़त्म कर रहे हो, आप जंगलों को ख़त्म कर रहे हो। तो प्लीज़ अंधे जैसा बिहेव करना बंद करो, क्योंकि आप सब कुछ जानते हो, आप सब कुछ समझ रहे हो कि हम पेड़ों को भी काट रहे हैं, हम जानवरों को भी ख़त्म कर रहे हैं। सो प्लीज़ स्टॉप एक्टिंग लाइक अ ब्लाइंड पर्सन। We need the trees for oxygen and the animals need it too. The forest provides many products we need with many things to study and do. तो देखो ट्रीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ट्रीज़ हमारे लिए ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं जो हमें जीने के लिए ज़रूरी हैं। यहाँ तक कि अगर हम पढ़ पा रहे हैं तो वो पेपर भी हमें ट्री से मिल रहा है। The trees are all being cut. Only 7% remain. सारे के सारे पेड़ हमने काट दिए हैं, सिर्फ 7% पेड़ बचे हुए हैं। What have we done to our world? We must be completely insane. तो क्या कर दिया हमने अपने विश्व के साथ? एक ऐसी दुनिया जहाँ पर जंगल थे, हजारों किस्म के प्राणी थे, आज हमने क्या कर दिया? सब कुछ खत्म। We have to take care of the forest, cause half the world's creatures live there. So write a letter or talk to your friends to show you really care. तो चलिए अब पोएट कह रहा है कि लेटर्स लिखिए, आप अपने फ्रेंड से बात करिए, आप अपने पेरेंट्स से बात करिए, आप अपने टीचर्स से बात करिए और कोशिश करिए अपने दुनिया को, अपने जंगलों को, अपने जानवरों को बचाने के लिए। अब इन्होंने ये भी बोला था कि इस पोएम को पढ़ने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन बताती हूँ, आंसर आप खुद करेंगे। Which animals live in the forest? तो इस पैराग्राफ को देख के आपको मुझे बताना है, जैसा कि हमने अभी एक्सप्लेन किया था, कि जंगल में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द पोएम
व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट लेफ्ट ऑन अर्थ, तो कितना परसेंट जंगल अब हम लोगों ने छोड़ा है वो आपको बताना है। वाई ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड इनसेन, ह्यूमन बींग्स को इनसेन क्यों बोला गया है ये भी आपको बताना है। If you visit a forest or see pictures of it, you will notice that different kinds of trees have different shapes. This is because the difference in their crowns. Crowns मतलब जो ऊपर का हिस्सा होता है. Okay, so crown सबका अलग अलग होता है. इसीलिए हर प्लांट एक दूसरे से अलग नजर आता है. The crown of a woody plant like a tree or a shrub includes the branches, leaves and reproductive structures extending फ्रॉम द ट्रंक और द मेन स्टेम. ओके, तो कहाँ से शुरू होता है आपका, ये स्टेम से शुरू होता है और जो ऊपर का पूरा पार्ट होता है वो हर पेड़ का, हर पत्ती का शेप अलग होता है. आपने देखा होगा तो हर पेड़ का भी जो शेप होता है, साइज होता है, वो अलग अलग होता है. अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट लेयर्स की. वन फीचर ऑफ द नेचुरल अनडिस्टर्ब्ड फॉरेस्ट इज द लेयरिंग इफेक्ट क्रिएटेड बाय द ट्रीज एंड वेजिटेशन ऑफ डिफरेंट हाइट्स. Did you know that a forest is like a tall apartment building with many floors? तो देखिए इसके अंदर कितनी सारी लेयर्स है. सबसे पहले होगी फॉरेस्ट फ्लोर, यानी कि छोटे छोटे जो घास उग जाती है. उसके बाद अंडर स्टोरी, देखो थोड़े से और छोटे पर फॉरेस्ट फ्लोर से थोड़े से बड़े. फिर देखिए आ गई कैनोपी और फिर उसके बाद इमर्जेंट लेयर. ओके, तो देखा कितनी सारी लेयर है. अब इन लेयर्स को एक एक करके हम पढ़ेंगे. Most forests have an emergent canopy, understory and forest floor layer. Let us study the features of each layer in detail. तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं कि अच्छा इसके लिए आप एक इमेजिनेशन कर सकते हैं इन लेयर्स को पढ़ने से पहले कि आप जंगल वाला, अगर आपने कोई कार्टून देखा हो या जंगल आपने पिक्चर में देखा हो, मूवी में देखा हो या फिर जंगल की कोई फ़ोटो देखी हो, तो आपने देखा होगा कि सारे जंगल के पेड़ एक जैसे नहीं होते हैं, एक हाइट के नहीं होते हैं, एक शेप और एक साइज़ के नहीं होते हैं. कुछ छोटे होंगे, कुछ ज़मीन तक ही होंगे, कुछ उससे बड़े होंगे, कुछ उससे बड़े होंगे और कुछ बहुत बड़े होंगे. तो चलिए इस तरीके से लेयर्स बनती हैं फॉरेस्ट की और अब इन लेयर्स के बारे में हम पढ़ते हैं. सबसे पहली लेयर हो गई आपकी इमर्जेंट लेयर. द टॉलेस्ट ट्रीज इन द फॉरेस्ट में रीच अ हाइट अप टू 200 फीट एंड फॉर्म द इमर्जेंट लेयर, यानी 200 फीट के हाइट होने पर ट्रीज बनाते हैं आपकी इमर्जेंट लेयर. ट्रीज ऑफ दिस हाइट आर रेयर एंड आर फाउंड ओकेजनली इन द डेंस रेन फॉरेस्ट ऑफ एशिया एंड ईस्ट इंडीज. तो एशिया और ईस्ट इंडीज़ के घने जंगलों में ही इतने बड़े बड़े पेड़ आपको नज़र आएंगे, क्योंकि इतना बड़ा पेड़ होने के लिए ट्री काफ़ी टाइम ले लेता है और घने जंगलों में ही ये पॉसिबल है कि ट्री को इतना टाइम मिल जाए ग्रो करने के लिए. Most of these trees are broad-leaved and evergreen. There is plenty of sunlight in this layer. अब आप खुद समझ सकते हो कि जब ये 200 फीट हाइट तक होगा तो अपने आप इस पे सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा आएगी, तो इस लेयर में सनलाइट सबसे ज़्यादा होती है. Hornbills, butterflies and bats are found here. Now canopy. The trees in this layer are as high as 100 feet. तो वो तो हो गए 200 फीट तक. कैनोपी वाले ट्रीज रह जाते हैं 100 फीट तक. Oak, maple, elm and ash trees grow in this layer. They form a green roof over the lower layers. This roof is like an umbrella that lets the sunlight penetrate through it only partially and totally blocks it in the case of dense forest. तो ये एक तरीके से पूरा कवर कर लेते हैं. जो नीचे की लेयर होती हैं ट्रीज की और बुशेस की और ग्रासेस की, उनको अच्छे से कवर कर लेते हैं. ये बहुत ही कम सूरज की रोशनी इसके थ्रू आ पाती है नीचे. इसके अलावा जो घने जंगल होते हैं उनमें तो कैनोपी के नीचे सनलाइट का आना पॉसिबल भी नहीं हो पाता है. द कैनोपी इज द बिजिएस्ट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट का सबसे बिजी वाला पार्ट है ये. इट इज़ द हैबिटेट ऑफ मैनी एनिमल स्पीसीज सच एज मंकीज, ओरेंगुटन्स, ईगल्स, टॉकन्स एंड स्लोथ्स. एज देयर इज प्लेंटी ऑफ फूड अवेलेबल हेयर. तो यहाँ पर अच्छा खासा खाना मिलता है, तो सबसे बिजी एरिया है ये. यहाँ पर आपको मंकीज़ मिलेंगे, इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स देखने को मिल सकते हैं. मोस्ट कैनोपी ट्रीज हैव स्मूथ ओवल लीव्स विथ पॉइंटेड टिप्स. द टिप्स आर कॉल्ड ड्रिप टिप्स एज दे लेट द रेन वाटर रन डाउन एंड द लीव्स रन डाउन द लीव्स एंड कीप देम ड्राई. तो इनको ड्रिप टिप्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पत्तियाँ अपने ऊपर से पानी को नीचे ढाल देती हैं, नीचे गिरा देती हैं. इन पर ज़्यादा देर रेन वाटर नहीं रुक पाता.
अब हमारी बात आ गई अंडर स्टोरी लेयर की। Below the canopy there is often an open space and then the layer created by smaller trees and other understory vegetation. छोटे मोटे पेड़ जो उग जाते हैं. This layer is hot and damp. Very little sunshine reaches the lower area so to absorb maximum sunlight. So the plants have larger leaves. बहुत कम रोशनी यहाँ पर आती है सनलाइट की, इसलिए इनकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को ये एब्जॉर्ब कर पाएँ. Young trees, palms and shrubs grow here. It is the home to animals such as owls, lizards, jaguars, red-eyed tree frogs and leopards. Now forest floor यानी कि सबसे नीचे वाली layer. The forest floor is very dark because the canopy formed by the trees prevent the sunlight from entering the forest floor. सबसे पहले तो canopy ही रोक लेती है सारी की सारी sunlight को. Mosses and ferns grow on the forest floor. तो यहाँ पर mosses और ferns grow करते हैं. The soil on the floor is covered with a layer of leaves, twigs and dead plants and animals. Numerous species of vines, wildflowers and decomposers like earthworms, bacteria and fungi are found here, which make unique adaptations to survive with little sunlight on the forest floor. क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लाइट आती है तो वेजिटेशन भी कम रहता है. इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसी टाइप के मिलेंगे जिन्हें कम सनलाइट की ज़रूरत है अपने सर्वाइवल के लिए. द फॉरेस्ट फ्लोर इज होम टू millipedes, beetles and large animals like rhinoceros, tigers, elephants and cobras. Look around at your surroundings and you will find a variety of grasses, herbs, shrubs and trees. These are called natural vegetation as they grow on their own without interference or help from human beings. तो ये सब natural vegetation इसलिए बोला जाता है क्योंकि किसी भी इंसान ने वहाँ जाके इन पेड़ पौधों को नहीं लगाया है, कोई इन्हें पानी नहीं दे रहा है, कोई इन्हें खाद नहीं दे रहा है. ये अपने आप उग गए, ये अपने आप बड़े हो गए, अपने आप को अडेप्ट कर लिया इन्होंने सर्वाइवल के लिए. और पूरा का पूरा जंगल एक नेचुरल वेजिटेशन इस तरीके से हो गया कि किसी भी ह्यूमन बीइंग ने इसके अंदर इंटरफेयर नहीं किया. Different types of natural vegetations are dependent on varied climate conditions such as rainfall, sunlight and wind. India, being a vast country, has different climatic conditions in different parts of the world. तो हमारे इंडिया में अलग अलग पार्ट में, अलग अलग हिस्से में अलग अलग टाइप का क्लाइमेट आपको देखने को मिल सकता है. The main types of vegetations found in the country have been classified as tropical evergreen forests. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि हमारी कंट्री में किस टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं. तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे यहाँ पर, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे आपको, थॉर्नी बुशेस मिलेंगी, माउंटेन वेजिटेशन मिलेगा और मैंग्रोव फॉरेस्ट भी आपको इंडिया में देखने को मिल सकते हैं. नाउ यूजेस ऑफ फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट हमारे लिए कैसे यूजफुल है. सबसे पहले इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. तो जो फॉरेस्ट है वो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं. तो चलिए देखते हैं कैसे बढ़ाते हैं. Dead fallen leaves of the trees decay and form humus that increases the porosity and fertility of the soil. The layer of humus absorbs and holds rainwater, preventing flash floods. होता क्या है कि जंगल में जितने भी पेड़ होते हैं जब उनकी पत्तियां सूख जाती हैं तो वो ज़मीन पे गिर जाती हैं और वो डिकम्पोज होकर बनाती हैं बहुत अच्छी खाद, जिससे कि प्लांट को जो ग्रो कर रहे होते हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं. दूसरा, ये रेन वाटर को भी एब्जॉर्ब करने के काम में मदद करती है. एब्जॉर्ब हार्मफुल गैसेस. तो ये हम सब जानते हैं कि जो पेड़ हैं वो हवा को शुद्ध करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए और पूरे एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखने में मदद करते हैं. ट्रीज बिकम डस्टबिन्स फॉर हार्मफुल गैसेज. इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डस्टबिन्स. डस्टबिन्स किस क्यों बोलते हैं, पेड़ों को, क्योंकि ये जितनी भी बेकार की गैसेज होती हैं सब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. दे एब्जॉर्ब एंड लॉक अवे कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैसेज विच मेक द एनवायरनमेंट वार्म. They also absorb the particulate matter suspended in the gases. The absorbed carbon dioxide is used by trees for making food during the process of photosynthesis. जो ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं उससे ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट करते हैं. Now prevent soil erosion. ये जो ऊपर की मिट्टी होती है इसको भी बह जाने से बचाते हैं.
The roots of trees in forests hold the soil particles together, preventing the soil from being blown or washed away. होता क्या है कि पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांध के रखती है, मिट्टी को पकड़ के रखती है। तो जब बहुत तेज़ बारिश आती है तो वो मिट्टी बहकर नहीं जाती है, जब बहुत तेज़ हवा आती है तो भी वो मिट्टी हवा के साथ उड़कर नहीं जाती है। They help prevent floods. The leaves of trees reduce the force of the raindrops and keeps the soil intact. The trees decrease the velocity of the wind to prevent dislodging of soil particles. Now act as wind breakers, यानी कि तेज हवाओं को रोकने का भी ये काम करते हैं। Trees break the force of the wind and protect houses, farmlands and vegetation. तो ये बाकी पेड़ों को टूटने से बचाते हैं, जो सॉफ्ट पेड़ होते हैं उन्हें भी टूटने से बचाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हवा की रफ्तार को कम कर देते हैं। Regulate climate. The process of transpiration by plants increases the humidity which makes the air cool and also affects rainfall. तो हम सब जानते हैं कि स्टोमेटा के थ्रू वाटर भी निकलता है, वाटर वेपर भी निकलते हैं, है ना। तो जो गैसेस ये छोड़ते हैं, जो वाटर वेपर ये रिलीज़ करते हैं, उनसे आसपास का एनवायरनमेंट ठंडा रहता है, रेगुलेट रहता है वहाँ का क्लाइमेट। शेड फ्रॉम ट्रीज रिड्यूसेस द नीड फॉर फैन, कूलर्स एंड एयर कंडीशनिंग इन समर। इसके अलावा जब आप गर्मी में कहीं जा रहे होते हो तो क्या होता है, मम्मी बोलती है ना, अरे हम अभी वेट कर रहे हैं किसी का, चलो छाया में खड़े हो जाते हैं। तो छाया किसकी? पेड़ की, है ना। तो गर्मियों में सबसे बड़ी बात, पेड़ हमें छाया देते हैं। Now provide aesthetic value. Forests are pleasing to look at and add beauty to nature. People like to get away from the noisy life of towns and cities to go to the forest for recreation. They go there to take photos, camp, hike or just for a picnic. तो अपनी जब भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से आप परेशान हो जाएं, जब आप सिटी के धुएं से, पोल्यूशन से, नॉइस से परेशान हो जाएं, तो आप जंगलों में थोड़ा सा टाइम बिता सकते हैं, शांति वाला, जहाँ पर आप फ़ोटो खींच सकते हैं, आप कैंपिंग कर सकते हैं। Now interdependence between plants and animals. Plants animals पर डिपेंड है और animals plant के ऊपर। Every plant and animal in the forest has its rightful place. Each plays a specific role and shares a direct or indirect relationship with others. Plants provide food to animals. तो भाई प्लांट तो क्या प्रोवाइड कराते हैं? फूड एनिमल्स के लिए। The sun provides plants the heat to conduct photosynthesis. Plants are called producers because they produce food and energy. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि प्लांट्स हमें प्रोवाइड कराते हैं फूड यानी कि खाना और एनर्जी। Other than plants, all living organisms are consumers as they cannot produce their own food and depend on plants for energy. बाकी plants को छोड़कर सारे organisms आपके आते हैं कंज्यूमर में। ये दो अच्छे से डेफिनेशंस कर लीजिएगा। प्रोड्यूसर्स यानी कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, जो प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं बिकॉज दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड एनर्जी। नाउ इसके अलावा अगर हम बात करें प्लांट्स के अलावा बाकी ऑर्गेनिजम्स की, सो दे आर कंज्यूमर्स बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर एनर्जी। What does a rabbit eat? The answer of course is plants. Rabbit is called a primary consumer. तो अगर हम रैबिट की बात करें तो रैबिट एक प्राइमरी कंज्यूमर है क्योंकि वो खाता है प्लांट को। अब प्राइमरी कंज्यूमर इज एन ऑर्गेनिज्म, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये प्राइमरी कंज्यूमर की डेफिनेशन है। इज एन ऑर्गेनिज्म दैट गेट्स इट्स एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स वो हो गए जो अपनी एनर्जी डायरेक्टली प्लांट से लेते हैं। Animals that are primary consumers and get their energy from plants only are called herbivores. अब ऐसे एनिमल्स जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, है ना, और अपनी जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट से लेते हैं, उनको हम बोलते हैं herbivores. There are some animals like lion that eat only animals. Such animals are called carnivores. तो carnivores यानी कि मांसाहारी, जो मांस खाते हैं। ओके तो एनिमल्स लाइक लॉयन, जैसे कि हम लॉयन की बात करें तो वो मांस खाता है, तो हमने उसको क्या बोल दिया? कार्निवोर्स। देयर आर एनिमल्स सच एज crows, bears and humans which eat both plants and animals for energy and are called omnivores. अब आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे
जो सब्जियां तो खाते ही हैं प्लस कभी कभी नॉन वेज भी खाते हैं, है ना। तो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, हम ह्यूमंस हो गए, हम सब हो गए ओमनीवोर्स, यानी कि जो प्लांट्स भी खाते हैं और जो फ्लैश भी खाते हैं। Carnivores and omnivores are the secondary consumers. Find out what do crows and bears eat. Vultures, kites and eagles are scavengers. They feed on dead plants and animals and are called tertiary consumer. तो प्राइमरी कंज्यूमर्स हमने पढ़े प्लांट्स जो कि अपना खाना बनाते हैं और एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। दूसरे हो गए आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो कि फ्लैश खाते हैं। ओके, इसके अलावा हो गए स्कैवेंजर्स जो कि है आपके टर्शियरी कंज्यूमर्स। ये क्या करते हैं कि जो बचता है जंगलों में, जैसे लॉयन है, उसने शिकार किया, वो शिकार खा के अपना चला गया। अब जो फ्लैश बचा होगा पीछे से, जो भी बचा होगा, उस पर गंदगी जो बची होगी, उसको वल्चर्स, काइट्स और ईगल्स कंज्यूम करते हैं और इनको बोलते हैं स्कैवेंजर्स। और ये हो गए आपके टर्शियरी कंज्यूमर्स। डिकम्पोजर्स टेक ओवर फ्रॉम वेयर द स्कैवेंजर्स लीव ऑफ। तो देखिए, सबसे पहले लॉयन ने शिकार किया, लॉयन ने खा लिया। लॉयन से जो बचा वो वल्चर्स, काइट्स और ईगल्स ने खा लिया। अब जो बचा, थोड़ा बहुत जो और बचा, अब डिकम्पोजर्स का काम शुरू हो गया उसको खत्म करने का। By breaking down dead and decaying matter, they help plants get essential nutrients and clear the natural waste. Name some decomposers. ये आपका होमवर्क है, आपको कुछ डिकम्पोजर्स के नाम मुझे व्हाट्सएप करके बताने हैं। A food chain shows the relationship between animals in a certain habitat and the food that they eat. तो फूड चेन क्या है? फूड चेन है जो रिलेशनशिप दिखाती है एक एनिमल से दूसरे एनिमल के बीच में, किस तरीके से वो अपना खाना एक दूसरे से निकालते हैं। ओके, निकालना ही बोलेंगे कि भाई लॉयन, डियर ने क्या खाया? प्लांट। तो प्लांट को किसने खाया? डियर ने। चलिए छोटी सी फूड चेन बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले प्लांट को खाया डियर ने, डियर को खाया लॉयन ने, जो बचा वो लॉयन को तो किसी ने नहीं खाया, पर जो लॉयन से बचा वो किसने खाया? स्कैवेंजर्स ने, है ना। और स्कैवेंजर्स से जो बचा वो खाया डिकम्पोजर्स ने। ओके, इट इज अ चेन दैट शोज हु ईट्स whom। तो देखिए इस चेन में हमने क्या जाना कि किसने क्या खाया। एनर्जी इज ट्रांसफर थ्रू अ फूड चेन। देयर आर मेनी स्टेप्स इन अ फूड चेन। Producers make the first step of a simple food chain. Consumers are the next link in a food chain. तो सबसे पहले हमारी किससे शुरुआत हुई थी फूड चेन की? प्राइमरी से। ठीक है, प्राइमरी से ही तो शुरुआत हुई थी। तो प्राइमरी में सबसे पहले कौन आ गए? हमारे प्रोड्यूसर्स आ गए। प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट के बाद आपके सेकेंडरी ऑर्गेनिजम्स आने लगे। The animals at the end of various food chains are called the top consumers or top carnivores. They are also called predators as they prey on other animals. The animal that is hunted is called a prey. तो prey का मतलब होता है शिकार, जिसका शिकार किया जाता है, that is prey. Consider the following food chain. तो देखिए ज़रा इस फूड चेन को देखते हैं। ये हो गई ग्रास। ओके, ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर, अपना खाना खुद बनाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, ये हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि ये अपना खाना ले रहा है प्लांट से। ओके, इसके बाद आ गया सेकेंडरी कंज्यूमर, दिस इज माउस, यानी कि ग्रास हॉपर को किसने खाया? माउस ने। और माउस को कौन खा गया? हॉक, यानी कि टर्शियरी कंज्यूमर। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन दिस फूड चेन? ये आप बताइएगा कि इसमें कितने स्टेप हैं इस फूड चेन में। नेम द प्रोड्यूसर, द हर्बीवोर एंड द कार्निवोर इन द गिवन फूड चेन। तो इसमें आप बता सकते हैं कौन हर्बीवोर है, कौन प्रोड्यूसर है, कौन कार्निवोर है। तो देखिए ज़रा, ये तो हो गया आपका प्रोड्यूसर। ओके, ये हो गया आपका हर्बीवोर और ये दोनों हो गए आपके कार्निवोर, है ना। देयर इज एक्चुअली मोर टू दिस चेन। व्हेन अ हॉक डाइज, अब देखो ये मैंने आपको बताया था, जो अपनी फूड चेन बनाकर बताई थी उसमें मैंने डिकम्पोजर्स को भी शामिल किया था और स्कैवेंजर को भी शामिल किया था। इसमें नहीं है, पर अब ये भी देखो बता रहा है कि फूड चेन सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है ना। अब हॉक के मरने के बाद क्या होगा? हॉक के मरने के बाद काम शुरू होगा डिकम्पोजर्स का, स्कैवेंजर्स का। Decomposers break down the dead remains of the hawk and turn them into
न्यूट्रिएंट्स। डिकम्पोजर्स पूरी तरीके से उस बॉडी को खा लेते हैं और उसके न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में प्रोवाइड करा देते हैं। These nutrients are released into the soil. These nutrients along with water and sunlight help the grass to grow. तो देखो ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि वापस से हमारे प्लांट के पास सब कुछ चला गया। अब मैं इसको आपको दोबारा समझाती हूँ। ग्रास, ये हो गई ग्रास। ओके, ग्रास को किसने खाया? ग्रास हॉपर ने। ग्रास हॉपर को किसने खाया? माउस ने। माउस को खाया हॉक ने। अब हॉक जब मर जाएगा तो उसको स्कैवेंजर्स खाएंगे, ठीक है, स्कैवेंजर्स खाएंगे। जो स्कैवेंजर्स से बच जाएगा उसे डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करेंगे, यानी कि जो बचा हुआ होगा उसको खराब कर देंगे, सड़ा देंगे। और वो जो सड़ जाएगा, जो वो खा लेंगे, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सॉइल के अंदर रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। किसके अंदर रिलीज हो गए? सॉइल के अंदर। अब सॉइल, भाई प्लांट अपना खाना कहाँ से लेते हैं? सॉइल से। तो वापस चले गए ना न्यूट्रिएंट्स सॉइल में, सॉइल से कहाँ चले गए? प्लांट में। ओके, सो दिस इज अ फूड चेन। इन नेचर यू विल फाइंड मैनी फूड चेन्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही फूड चेन चल रही है इसकी तरह, ठीक है, इसकी तरह एक ही फूड चेन तो नहीं चल रही है। हमारे एनवायरनमेंट में इस तरीके की बहुत सारी फूड चेन्स एक साथ चल रही हैं। अ ग्रास हॉपर कैन बी ईटन बाय अ लिजर्ड और अ बर्ड। अब ज़रूरी नहीं है कि ग्रास हॉपर को माउस ही खाए, भाई माउस को नहीं भूख लगी है, माउस नहीं खा रहा उस समय खाना, तो लिजर्ड को भूख लगी है, छिपकली को भूख लगी है या बर्ड को भूख लगी है, तो क्या वो खा नहीं सकते ग्रास हॉपर को? ऐसा थोड़ी ग्रास हॉपर पे माउस का ही नाम लिख गया है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि एक एनिमल को जिस तरीके से हम यहाँ पर दिखा रहे हैं उसको वही दूसरा एनिमल खाए जिसको हम दिखा रहे हैं, उसके अलावा भी खा सकते हैं। भाई माउस है, माउस को स्नेक भी तो खा सकता है ना। माउस को और भी कोई एनिमल खा सकता है, ज़रूरी नहीं है हॉक ही खाए। अ ग्रास हॉपर कैन बी ईटन बाय अ लिजर्ड और अ बर्ड। अ बर्ड इज देन ईटन बाय अ स्नेक और अ बियर। तो अब देखो, ग्रास हॉपर को अगर लिजर्ड या बर्ड खा ले, अब उस बर्ड को स्नेक या बियर खा ले। बट द बियर कैन ऑल्सो ईट प्लांट्स। पर बियर क्या खाता है? प्लांट्स भी खाता है। अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग फूड चेन्स इज कॉल्ड अ फूड वेब। तो ये जितना भी नेटवर्क हो गया, जितना भी कि ये इसको खाएगा वो उसको भी खा सकता है, इसको हम बोलते हैं फूड वेब। Here is a picture of a food web in a forest. Write down all the food chains in the given food web. अब देखो ये food web दिया हुआ है, तो इसमें कैसा कैसा हो सकता है। देखो इसमें मैं आपको करके दिखाती हूँ, फिर उसके बाद आप करेंगे। ओके, तो देखो प्लांट, ठीक है, ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट को गोट खा सकती है, ओके, गोट को जैकाल खा सकता है, ओके, जैकाल को लॉयन खा सकता है, ये भी ठीक है। पर जैकाल को अगर गोट नहीं खानी तो जैकाल रैबिट भी तो खा सकता है। तो देखो फूड चेन दोबारा चेंज हो जाएगी। अब ग्रीन प्लांट को रैबिट खा रहा है, रैबिट को जैकाल खा सकता है और जैकाल को लॉयन खा सकता है। तो बन गई ना एक ही फूड वेब में। देखिए इस फूड वेब में कितनी सारी फूड चेन्स हैं, तो इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखो यहाँ पर एक और आपको फूड चेन दी हुई है। प्लांट, डियर ने खाया, ओके, और डियर को खाया टाइगर ने। What do you think will happen if all the deer in a forest are killed? अब वो कंडीशन सोच के देखो जब सारे के सारे डियर फॉरेस्ट में मर जाएंगे। If all the deer are killed, then soon the tigers will also die. भाई जब आप खुद सोच के देखिए कि जंगलों में से जब डियर यानी कि आपके गायब हो जाएंगे, डियर गायब हो जाएंगे, तो फिर टाइगर क्या खाएगा? कुछ नहीं मिलेगा उसको खाने को। तो कुछ टाइम बाद ऐसा समय आएगा जब टाइगर भी खत्म होने लग जाएंगे। ड्यू टू द डेथ ऑफ दीज एनिमल्स द पॉपुलेशन ऑफ डिकम्पोजर्स विल राइज इन दैट एरिया। अब जब जानवर ज़्यादा मरेंगे तो डिकम्पोजर्स भी बढ़ जाएंगे। प्लांट्स प्रोवाइड ऑक्सीजन टू एनिमल्स। इसके अलावा देखिए प्लांट्स ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कराते हैं। Plants help maintain the oxygen content at the atmosphere. During the process of photosynthesis, they take in the carbon dioxide produced by animals and give out oxygen. तो जितना भी फोटोसिंथेसिस है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से। तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेते हैं, ले लेते हैं और हमें देते हैं ऑक्सीजन। इसलिए फॉरेस्ट को बोला जाता है लंग्स ऑफ द अर्थ। भाई हम सांस किससे लेते हैं?
किससे लेते हैं? अपने लंग्स से। इसी तरीके से पूरी दुनिया सांस किससे लेती है? जंगलों से, पेड़ों से, पौधों से। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? लंग्स ऑफ द अर्थ। एनिमल्स गेट शेल्टर फ्रॉम प्लांट्स। भाई हम सब जानते हैं जंगलों में जानवर रहते हैं, तो उनका घर है जंगल। जानवरों का घर क्या है? जंगल। A variety of animals such as lion, tiger, leopard, elephant, monkey, bear, jackal, and a number of insects inhabit the forest. The plants provide a natural habitat to these animals. They ensure that food is available in plenty and provide shelter and safety to the animals. Now plants provide useful products to humans. Plants हमें भी कितनी सारी important चीज़ देते हैं। लकड़ियाँ देते हैं, टिम्बर, पेपर, बैम्बू, केन, देखा। इसके अलावा मेडिसिन्स भी देते हैं। मेडिसिन्स, मसाले भी हमें पेड़ों से मिलते हैं, स्पाइसेस, वैक्स, रबर, डाइज, कॉक फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। तो जंगलों से हमें कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो क्या जंगल काटना सही है? देखो कितनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। देखो वुड मिल गई, कितने अच्छे अच्छे स्पाइसेस मिले हैं जिससे हमारा खाना टेस्टी बनता है। देखो इसमें से रबर निकल रही है, बैम्बू भी हमें मिलता है। Plants depend on the animals too. Here are some ways by which plants benefit from the animals. अब ऐसा नहीं है कि हम ही plants के ऊपर डिपेंड है, plants भी हमारे ऊपर डिपेंड है। तो चलिए देखते हैं कि plants कैसे animals के ऊपर डिपेंड होते हैं। Animals help in pollination and seed dispersal, यानी कि बीज फैलाने के काम में आते हैं। ये जो जंगल पूरा बनता है ये इसी तरीके से बनता है कि एक बीज किसी जानवर के बॉडी पे चिपक के दूसरी जगह गया, झड़ गया, वहाँ से उग जाएगा। इसी टाइप से पूरा का पूरा जंगल उगता है। A number of insects, birds and bats help in pollination. Butterflies, bees, wasps and hummingbirds are important agents of pollination. ये जो butterflies हैं, क्यों? क्योंकि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाते हैं। ठीक है, हमिंग बर्ड्स हैं, ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाती हैं, तो एक पेड़ से बीज ले जाती हैं, दूसरे पेड़ के पास जड़ा देती हैं। Animals are also the agents of seed dispersal as they keep on going from one place to another in the process carrying the seeds of plants to various places. इसके अलावा एनिमल्स भी, जब एनिमल्स की बॉडी पे बीज चिपक जाते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो बीज भी एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, और अगर उसको अच्छी फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं तो वो ग्रो कर जाता है। Now you know that all the plants and animals are interdependent on each other. तो हमने अब अच्छे से पढ़ लिया है कि किस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। There is a very delicate balance operating in nature. If for any reason the plants or animals are numbers are disturbed, it will have an adverse effect on the environment. ये भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई प्लांट कम हो जाए या एनिमल्स कम हो जाए, इनकी संख्या कम हो जाए, है ना, तो हमारे एनवायरनमेंट पे कितना ख़राब असर पड़ेगा। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, प्लांट्स कम रह गए हैं तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब हम बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन होता क्या है? डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है बहुत बड़े पैमाने पे एक साथ बहुत सारे पेड़ों को काट देना। Nowadays, forests are being cleared at a very rapid rate. The clearing of forest is referred to as deforestation. बड़े बड़े जंगलों को एक साथ काट देने को बोलते हैं हम डिफॉरेस्टेशन। The growing human population has been a primary cause of forest destruction as they need more land to live on and more forest products to consume. हम जैसे जैसे पॉपुलेशन में बढ़ रहे हैं हम लोग, वैसे वैसे हमें चीज़ें ज़्यादा चाहिए, और जब चीज़ें ज़्यादा चाहिए तो हम पेड़ ज़्यादा काटेंगे। दूसरा, रहने के लिए ज़मीन चाहिए, क्रॉपिंग के लिए चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, उसके लिए भी हम पेड़ों को काट कर ज़मीनें तैयार करते हैं। अब देखो मेट्रो निकालने के लिए मेट्रो निकालनी थी, पेड़ काट दिए, पूरे के पूरे जंगल गायब कर दिए। तो देखा, हमारी पॉपुलेशन और हमारी ज़रूरत है पेड़ों को ख़राब कर रही है, पेड़ों को ख़त्म कर दे रही हैं। Large areas of forests are destroyed for logging wood. Forests are also heavily damaged by the heavy machinery used to penetrate the forest and build roads. The felling of one tree tears down with it the climbers, creepers and other plants growing nearby. अब आप कहोगे मैम एक पेड़ काटने से क्या होता है? तो देखो, एक पेड़ काटने से उस पर जो बेल लगी होगी वो भी खत्म हो जाएगी, जो उसके आसपास उग रही होंगी बेलें वो भी खत्म हो जाएंगी, उस जगह की सारी मिट्टी खुल जाएगी। क्यों? क्योंकि उस पेड़ की जड़ें ही तो उस मिट्टी को बांध के रख रही थी, अब वो मिट्टी भी खुल गई तो वो मिट्टी भी बह जाएगी।
Careless removal of the fallen tree also cause a lot of destruction to the forest. The forests are also cut down to create space to grow bananas, palm oil, sugar cane, tea and coffee. इसके अलावा प्लांटेशन के लिए भी जंगलों को काटा जा रहा है. ट्रीज आर कट डाउन फॉर फ्यूल वुड दैट इज यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग. इसके अलावा पेड़ों को काट दिया जाता है फ्यूल के लिए, यानी कि लकड़ियाँ जलानी है तो पेड़ को काट दिया जाता है. टू बिल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन डिस्ट्रॉयड. इसके अलावा डैम बनाने के लिए भी बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है और वो ऐसी ही जगह बनता है जो मेन सिटी से दूर हो. तो ऐसा सिटी यानी कि ऐसा सिटी सॉरी नहीं सिटी से दूर हो तो जंगलों में जंगल ही ऐसे होते हैं जो सिटी से दूर होते हैं और बिल्कुल आइसोलेट होते हैं. तो जंगलों को काट के वहाँ पर डैम बना दिया जाता है क्योंकि डैम के लिए भी ऐसी ही जगह चाहिए. Felling of trees in large numbers will disturb the oxygen cycle, leading to the increase in the amount of greenhouse gases like carbon dioxide in the air. तो देखो जब ट्री नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा. जब कार्बन डाइऑक्साइड कोई नहीं लेगा तो फिर उसका लेवल हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ जाएगा. This will lead to global warming as these gases absorb heat and increase the temperature of the surroundings. We will not be able to obtain plant products. भाई जब एक टाइम ऐसा आएगा जब प्लांट्स खत्म हो जाएंगे तो फिर हमें प्लांट प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे. It caused soil erosion in large quantities, making the soil barren. The Sahara Desert once used to be lush green forest, which became a desert as a result of extensive deforestation. तो देखो सहारा डेजर्ट जो कि आज रेगिस्तान है, इसको बताते हैं कि ये अच्छा खासा घना जंगल हुआ करता था, लश ग्रीन हुआ करता था, मतलब बहुत ग्रीनरी थी यहाँ पे. पर लोगों ने डिफॉरेस्टेशन कर दिया जिसकी वजह से वहाँ की ज़मीन बंजर हो गई और बंजर ज़मीन पे पेड़ नहीं उगते और आज वो रेगिस्तान है. Trees hold the soil firmly. Thus, felling of trees makes the area prone to landslides and floods. Felling of trees also affects the rainfall that may lead to droughts in severe circumstances. Animals that live in the forest will lose their habitat. जिन जंगलों को आप काट रहे हैं उनमें जानवर रहते हैं और जानवर जब जंगल कट जाएंगे तो बेचारे कहाँ रहेंगे. We can thus conclude that the forest is a dynamic system full of plants, animals and microorganisms. It is everybody's duty to conserve this natural resource. What do you think will be the consequences of destruction of forests at this alarming rate? Write down and put up a chart in class. So now we have completed with this chapter. Soon you will be provided with the exercises of this chapter on your WhatsApp group. क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को खुद करने हैं. चलिए एक बार मैं बताती हूँ क्या है क्वेश्चन आंसर. व्हाट इज़ द अंडरस्टोरी लेयर ऑफ अ फॉरेस्ट. जो हमने देखा था कि सबसे पहले सबसे बड़े 200 फीट के जो पेड़ होते हैं, फिर 100 फीट के जो पेड़ होते हैं, उसके बाद फिर और छोटे जो क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, हर्ब्स, बुशेस. ओके, तो ये अंडरस्टोरी लेयर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है. व्हाट इज़ पास्ड ऑन अलॉन्ग अ फूड चेन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर. क्या पास होता है फूड चेन में. एक जानवर जो दूसरे जानवर से लेता है वो क्या लेता है. सो इट्स एनर्जी. नेम द डिकम्पोजर्स प्रेजेंट इन अ फॉरेस्ट. व्हाट इज देयर फंक्शन इन द फूड चेन. फूड चेन में डिकम्पोजर्स का क्या काम है. तो देखिए ये सब हम कर चुके हैं. व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स. एक्सप्लेन हाउ सॉइल इरोजन एंड फ्लड्स आर प्रिवेंटेड बाय फॉरेस्ट. तो सारे क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस कर चुके हैं. ओके, तो ये आप खुद करिएगा. एक्सरसाइजेज आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन बाय बाय.